इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के यूपी बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रो सेक्शन फर्स्ट फ्लाइट के लेसन 2 का पार्ट 3 देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, वर्ड मीनिंग देखेंगे और उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो वर्ड मीनिंग देखने से पहले अगर आप चाहते हो कि आप इससे पहले की वीडियोस देखिए, चाहे लेसन 1 के चाहे लेसन 2 के, तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी क्लास 10 की नए सिलेबस वाली। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं वर्ड मीनिंग। कुछ वर्ड्स हैं जो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे स्पेक्टिकुलर मतलब बहुत शानदार, बहुत अच्छा। एरे मतलब होता है व्यू रचना, या कह सकते हो कोई चीज़ जब एक साथ लाइन चलती हैं कई चीज़ें तो उसको हम एरे कह सकते हैं। प्रिसिशन मतलब शुद्धता या अच्छा। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब धरना प्रदर्शन या सिंपल प्रदर्शन, दोनों हो सकता है। डिबेक्ट यानी सजे हुए या सजे हुए दिखना या सजे हुए। अनमाइंडफुल पागल या भूल जाने वाला, दोनों हो सकता है। फिर कैवरॉन मतलब होता है कड़ी या एक के बाद एक के बाद जो होता है ना उसको हम कह सकते हैं। फिर सिंबलाइज्ड मतलब होता है प्रतीक। डिस्पाइस्ड मतलब होता है किसी से नफरत करना, है ना, या उसको दबाए रखना। हार्शेस्ट मतलब होता है कठोर। अनइमेजिनेबल यानी अकल्पनीय। रॉट मतलब होता है गढ़ा हुआ, या नहीं होता है उसने एक नींव गढ़ दी, उसने एक ये काम कर दिया तो बोलते हैं उसने ये काम कर दिया, उसने एक नींव रख दी। तो वैसे रॉड मतलब होता है किसी चीज़ को गढ़ देना, बोलते हैं ना उसने एक अलग ही भाव मेरे अंदर गढ़ दिया है, मतलब पैदा कर दिया कह सकते हो। एपेथाइड कई लोग बोलते हैं, कई लोग उसको एपेथिड बोलते हैं। इसका मतलब होता है रंग भेद, यानी वो जो लोगों को देख कर जिसके अंदर रंग भेद पैदा होता है काले गोरे वाला, उसको हम एपेथिड कहते हैं। ठीक है ना। कुछ और वर्ड है वो भी हम चलिए देख लें। जैसे प्रोफाउंड मतलब गंभीर। जेनोसिटी मतलब उदारता या सज्जनता रखना। बेनीथ मतलब होता है नीचे, और ट्रूअर मतलब होता है सबसे अधिक वास्तविक, यानी अधिक वास्तविक। बोलते हैं ना यदि ये तुमसे ज़्यादा सच्चा है। जैसे अगर कोई गरीब और एक अमीर दोनों जाएं पुलिस थाने, बोले भाई कि इसने मुझे मारा है या उसने मुझे मारा है, बताओ किसकी बात ज़्यादा मानी जाएगी? ज़्यादा वास्तविकता वाली बात किसकी मानी जाएगी? गरीब की, क्योंकि उसे लगे भाई गरीब को मारा होगा अमीर आदमी। यहाँ मतलब वही है, ट्रूअर मतलब अधिक वास्तविक, जो ज़्यादा सच्चा लगे, ज़्यादा सही लगे, उसे हम ट्रूअर कहते हैं। ठीक है ना। ये सारी वर्ड्स तो ठीक हैं। अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। अगर बुक है तो बुक खोल लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर। दोस्तों जहाँ हमने पिछला वीडियो ख़त्म किया था उसके आगे चलते हैं। जो पार्ट है वो देखा जाएगा, वो स्टार्ट किया जाएगा अ फ्यू से। ठीक है ना। तो लिखा है अ फ्यू मोमेंट लेटर, मतलब जो वो शपथ ले रहे थे उस दौरान कुछ पल बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ एज अ स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। जेट पता ही है, एक प्रकार का जहाज होता है जो आर्मी यूज़ करती है, तो या खासकर स्पेशली आर्मी यूज़ करती है। तो साउथ अफ्रीकन जेट जो था वो क्या था, उसके एरे में समझते हो, यानी कि मान लो ये एक जहाज है, एक जहाज ये ऐसे कई जहाज लाइन से, ये ऐसे कई जहाज जब एक लाइन से चलते हैं उड़ते हैं तो उसे हम एरे कह सकते हैं। एरे के मतलब कई सारे होते हैं, यहाँ मतलब यही है लाइन से एक एक करके ऐसे जहाज जो है वो उड़ते हैं तो उसको हम एरे कहते हैं। तो स्पेक्टिकुलर मतलब शानदार, तो शानदार तरीके से जो जहाज जो उड़ रहे थे साउथ अफ्रीकन, वहाँ पर हम लोग अपनी आंखें जमा दी हैं। मतलब कि कुछ पल बाद, जब मैं ये बातें बोल रहा था, ये राष्ट्रपति कह रहे हैं कि जब वह ये बातें कह रहे थे तो अचानक कुछ पल बाद उन सबकी आंखें ऊपर चली गई, जहाँ पर जो साउथ अफ्रीकन जेट्स हैं वो एक एरे में आ रहे थे। स्पेक्टिकुलर मतलब बहुत शानदार तरीके से वो आ रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ 15 अगस्त को देखते हो जहाज़, अगर आपने टीवी में देखा होगा, कहीं ना देखा होगा कि टीवी में जहाज़ कैसे 15 अगस्त को चलते हैं, वैसे वहाँ पर हुआ। हेलीकॉप्टर, जेट के साथ हेलीकॉप्टर भी थे। एंड ट्रूप मतलब कि सैनिकों का टुकड़ा। कैरियर्स रोड इन द परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। ये जो यूनियन बिल्डिंग थी, यानी जो बिल्डिंग थी जहाँ पे ये सब हो रहा था, जहाँ पे ये फंक्शन हो रहा था, वहाँ पर जेट, अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स मतलब जहाँ पर वह जहाज़ जो सैनिकों को उठाकर एक जगह दूसरी जगह ले जाता है,
वैसे जहाज़ जो थे वो उस यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से परफॉर्मेंस कर रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स। ये जो हो रहा था, मतलब जो करवाया जा रहा था, ये सिर्फ ये नहीं कि बस एक मिलिट्री फोर्स के लिए है और एक पिन पॉइंट मतलब होता है एकदम एक्यूरेट, ठीक है। पिन पॉइंट मतलब क्या होता है, एकदम एक्यूरेट, ठीक है। वो ये मत समझिए कि बस वो उसी के लिए था, ठीक। और प्रिसिशन मतलब होता है, कई सारे मीनिंग होती है प्रिसिशन की। यहाँ जो मतलब है वो ये मतलब है कि भाई वो जो हो रहा था उसका जो आनंद जो मिल रहा था वो सिर्फ एयरफोर्स के लिए नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। ये सिर्फ ये नहीं कि भाई वो उनका मेन काम क्या है, वो खुश करना नहीं, वो ये भी दिखा रही थी, वो जो आर्मी थी जो ये जहाज़ उड़ा रही थी, वो ये वो डेमोन्स्ट्रेशन, यानी वो दिखा रही थी, क्या दिखा रही थी, मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। स्वतंत्रता को, जो मिलिट्री की जो लॉयल्टी, यानी जो कह सकते हैं कि जो ईमानदारी है, वो दिखा रही थी कि भाई हाँ, हम जो नई सरकार बनी है डेमोक्रेसी वाली, उसको हम अपनी ईमानदारी दिखा रहे हैं अपने कर्तव्य दिखाकर, ठीक है। तो एक तरीके से सैल्यूट कर रही है ये जो राष्ट्रपति वो कहते हैं कि जो आर्मी है वो क्या कर रही है, अपनी लॉयल्टी डेमोक्रेसी को दिखा रही है, यानी प्रजातंत्र को दिखा रही है कि भाई हाँ, हम इस सरकार के साथ हैं। टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई गवर्नमेंट के साथ, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसको जो फ्रीली और फेयरली मतलब जो साफ फेयरली मतलब साफ, फ्रीली मतलब बहुत आज़ादी, मतलब बहुत ही स्वतंत्रता से इलेक्ट हुई है। कोई फोर्स करके इलेक्ट नहीं हुई है कि भाई इसको राष्ट्रपति बनाना ही है, इसको सरकार बनाना है, ऐसा नहीं। वो जनता के आदेश से, या जनता के बोल सकते हैं, जनता के वोट से जो इलेक्शन जीता है नई सरकार, उसको सैल्यूट दे रही थी या उसको लॉयल्टी दिखा रही थी। कौन? वो जो ढेर सारे सेना जो जहाज़ें उड़ा रही थी वो। यहाँ तो मतलब यही है, समझ में आया। ओनली मोमेंट बिफोर, कुछ पल पहले कुछ समय पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, मतलब जो सबसे ऊपरी स्तर पे जो जनरल होते हैं, जनरलों को पता ही है हर आर्मी में होते हैं, वहाँ साउथ अफ्रीका के जो सबसे हाईएस्ट जनरल थे डिफेंस में, फोर्स और पुलिस के, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medal from days gone by। मतलब जितने दिन बीते हैं उसमें जो उन्होंने जितनी लड़ाई लड़ी हैं उसमें जो उनके जो चेस्ट हैं, मतलब जो छाती हैं, उस पर वो जो रिबन है, रिबन मतलब यहाँ मतलब मेडल कह सकते हो, मेडल जो डिबेक मतलब होता है वैसे सजाना, यहाँ मतलब है सजे हुए हैं। यानी जैसे आप देखते हो हमारे आर्मी किसी बड़े आर्मी अफसर का देखते हो तो देखते नहीं उनके स्टार लगे होते हैं, उनके छाती पर ढेर सारे मेडल लगे होते हैं। ठीक वैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि राष्ट्रपति कह रहे हैं कि कुछ समय पहले, मतलब जब हवाई जहाज उड़ाया जा रहा था उससे कुछ समय पहले जो हाईएस्ट जनरल जो थे साउथ अफ्रीका डिफेंस के और फोर्स के और पुलिस के, वो लोग आए थे और उनके जो चेस्ट पर यानी उनके छाती पर नहीं, उनके जो उन्होंने ड्रेस पहना होगा उस पर क्या थे, मेडल्स। यहाँ रिबन लिखा लेकिन यहाँ मतलब मेडल से, मेडल जो थे वो लगे हुए थे, मेडल और रिबन लगे हुए थे फ्रॉम डेज गॉन बाई, जो दिन बीते हैं। मतलब जो रिबन क्यों मिले थे, क्योंकि उन्होंने कई दिन पहले या कई सालों पहले जो लड़ाइयाँ लड़ी थी उसमें जो उनको वो अवार्ड मिला था वो उनके छाती पर लगे हुए थे। सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेस्ड देयर रॉयल्टी, और उन्होंने शपथ ली अपनी ईमानदारी की। मतलब जब नई सरकार बनती है तो जब बनी थी अफ्रीका की, तो जो उस समय के जो जनरल हेड थे, है ना, मतलब आर्मी के जो हेड थे और जो पुलिस के हेड थे, उन्होंने अपनी ईमानदारी व्यक्त करने के लिए शपथ ली कि हाँ हम इस सरकार के साथ हैं और इस सरकार के साथ हैं और अपनी ईमानदारी व्यक्त करते हैं, ऐसे कुछ शपथ लिए थे। और यही बात राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भाई कुछ समय पहले ही ये दोनों आए थे जिनके छाती पर ढेर सारे मेडल लगे हुए थे और उन्होंने भी अपनी ईमानदारी की शपथ ली थी। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस बात से एकदम अनमाइंडफुल मतलब होता है पागल होना, यहाँ मतलब है कि मैं भूला नहीं हूँ, सिंपल मतलब यही है, मैं भूला नहीं हूँ इस फैक्ट से, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कुछ साल पहले नहीं, अर्थात
मैं समझा रहा हूँ, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। मतलब मैं भूला नहीं हूँ कि कुछ साल पहले ये मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, ठीक है, वो मुझे कुछ साल पहले ये मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि मुझे अरेस्ट करते थे। यहाँ मतलब ये है कि कुछ साल पहले वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, मुझे क्या करते थे, अरेस्ट। इसका मतलब ये है कुछ साल पहले, क्योंकि वो नेल्सन मंडेला जेल में गए थे तो सिंपल पकड़ा किसने होगा, पुलिस वालों ने ही पकड़ा होगा। मतलब जो पुलिस वाले आज उनको सैल्यूट कर रहे हैं वही कुछ साल पहले उनको गिरफ्तार किए थे। क्यों? ऐसा नहीं कि पुलिस वाले की गलती है यहाँ, क्योंकि भाई जब ऊपर से ऑर्डर आता है गवर्नमेंट का, भाई इसको गिरफ्तार करो, तो सिंपल है, गिरफ्तार किया जाता है ना। अंग्रेजों के द्वारा जो सैनिक थे जब वो गांधी जी को गिरफ्तार करते थे, फिर कुछ भारतीय भी उसमें सैनिक होंगे जो गांधी जी को गिरफ्तार करते होंगे, जब या कोई और कई सारे जो हमारे देश के क्रांतिकारी जिनको गिरफ्तार किया गया होगा। ऐसा नहीं सब अंग्रेजों पुलिस ने ही गिरफ्तार किया होगा, कुछ भारतीय पुलिस वालों ने भी गिरफ्तार किया होगा। जब हम आज़ाद हुए क्या उनको सैल्यूट नहीं किया होगा? पुलिस वालों ने किया होगा। ठीक वैसे यहाँ पर भी है कि जो आर्मी वाले थे या जो पुलिस वाले थे जिन्होंने नेल्सन मंडेला को क्या किया था, अरेस्ट किया था कुछ साल पहले, वो अब सैल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फाइनली अ क्रिवॉन ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट अ स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग। नए साउथ अफ्रीका के फ्लैग के साथ जो एक अंत में एक कैवरॉन चला, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो एक कैसे बोलते हैं, मैं कैवरॉन मतलब मैं कैसा समझाऊँ, हाँ ये समझो मतलब कि एक वो चली, रैली चली, या कह सकते हो एक कारवां चला, बोलते हैं ना कारवां चला, यानी जैसे मान लो ये एक जहाज है, एक ये जहाज, एक ये जहाज, एक ये जहाज, फिर ऐसे 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 एक जहाज, ऐसा जहाज उड़ते हैं ना, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे जहाज उड़े और ये कौन कौन से रंग छोड़ रहे थे, काले, नीले, लाल, ब्लू, गोल्ड, सब ये सब कलर के रंग छोड़ रहे थे। क्यों छोड़ रहे थे? क्योंकि ये प्रतीक दे रहे थे कि हम सब समान हैं, चाहे वो गोरे हों, चाहे काले हों, चाहे कोई भी हो, सब एक समान है। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ 3 कलर जहाज उड़ाते हैं, हमारे यहाँ 3 जहाज जाते हैं। एक जहाज जो लाल, या बोल सकते हो कि लाल नहीं कह सकते, एक केसरिया रंग उड़ाते हैं, एक सफ़ेद और एक हरा। ठीक है, कितना अच्छा लगता है रात में जब 15 अगस्त को या 26 जनवरी को ऐसे जो जेट हैं वो क्या रंग छोड़ के जाते हुए रंग छोड़ते हैं भारत के झंडे का। ठीक वैसे ही उस समय अंत में जो इम्पाला जेट थे, बहुत उस समय के वन ऑफ द फेमस जेट कहे जाते थे, वो उन्होंने जब ये इन सभी रंगों को छोड़ा तो बहुत अच्छा महसूस हुआ। ये कहना चाह रहे हैं कौन? राष्ट्रपति। थोड़ा लंबा लग रहा है क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है, इससे लंबा लग रहा है। ठीक है, अब मैं कोशिश करूँगा इसको जल्दी थोड़ा शॉर्ट करके निकलूँ। कुछ ही क्षणों के बाद हम सभी ने अपने आंखों के भय के साथ ऊपर उठाई, क्योंकि यूनियन बिल्डर के ऊपर दक्षिण अफ्रीकी जेट, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमानों की दहाड़ एक शानदार नज़ारा था। यह न केवल एकदम सही तालमेल और फौजी शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि फौज का प्रजातंत्र तथा नई सरकार के प्रति जो स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी वह उसकी वफादारी प्रदर्शन करना था कि भाई हाँ, हम वफादार हैं इस सरकार को लेकर। ऐसा नहीं इस सरकार को हम धोखा दे देंगे और सरकार को हम गिरा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। कुछ क्षण आगे देखते हैं। कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीकन सुरक्षा बल एवं पुलिस उच्चतम जनरलों ने छातियां रिबन और मेडलों सजी हुई थी, जिनकी ने मुझे सैल्यूट किया और अपनी वफादारी की शपथ ली। मैं इस बात को नहीं भूला हूँ कि कुछ साल पहले वह सैल्यूट नहीं बल्कि मुझे गिरफ्तार किया गया था, कि भाई इनके द्वारा मुझे गिरफ्तार किया गया था। अंत में इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे वी आकार, मतलब देखो जहाज कैसे जाते हैं 1 2 3, वी आकार बना, ऐसे वी बना, तो वैसे जहाज जाते थे तो वी आकार के पैटर्न में काली, लाल, हरी, नीली और सुनहरे रंगों का धुआं छोड़ा, जो कि अंत में अंतिम प्रदर्शन था। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। द डे वॉज सिम्पलाइज्ड फॉर मी बाय प्लेइंग ऑफ अवर 2 नेशनल एंथम। वो जो दिन था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा
सिंबलाइज था, यानी बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हो प्रतीकवान था, प्रतीक वाला दिन था, है ना। बहुत यादगार दिन था कह सकते हो, क्योंकि उस दिन हमारे दो राष्ट्रीय एंथम, है ना, दो राष्ट्रीय गीत कह सकते हो या गान बजाए गए। द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, ठीक है, वाइट सिंगिंग मतलब गोरों लोगों के लिए जो उनकी कल्पनाएं थी, उनके हिसाब से एक सॉन्ग बजाया गया, वो था निकोसी सिकेलेल इफ्रिका, ये नाम से एक राष्ट्रगान बजाया गया। एंड ब्लैक सिंगिंग, और काले लोगों के लिए डाई स्टेम नामक एक राष्ट्रगान बजाया गया। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि पुराना सॉन्ग था रिपब्लिक का, वो बजाया गया। Although यद्यपि that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, ठीक है। जो उन्होंने ये जो मतलब ये राष्ट्रगान गाया, या कह सकते हैं ये जो राष्ट्रगान उन्होंने बोला, है ना, ये जो राष्ट्रगान था, ये राष्ट्रगान जब उन्होंने ये बोला, तो उस समय वो शायद उनको उन लिरिक्स को वो जानते नहीं होंगे। कौन से लिरिक्स? जो नया एंथम आया था उसको शायद वो उस समय जो कोई भी ग्रुप था वो जानता नहीं था, वो बस बोल रहा था। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, जल्द ही वो इसे याद कर लेंगे। ये राष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि जो नया नेशनल एंथम गाया गया वो हो सकता है उस दिन जो जितने भी ग्रुप थे उनको शायद समझ में लिरिक्स नहीं आया होगी या वो नहीं जानते होंगे, लेकिन जल्द ही वो उसे याद कर लेंगे, ऐसा राष्ट्रपति जी मानते हैं कि शायद ऐसा होगा। आगे लिखा है ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक था कह सकते हो, या मैं भावनाओं से पूरी तरीके से भरा हुआ था, ओतप्रोत था। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी शुरू हुई थी, यानी कि बात हो रही है 1900 से लेकर 1910 की, ठीक है, उसको बोलते हैं 20th सेंचुरी का पहला डेकेड, यानी पहला 10 साल। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर अ बिटर एंग्लो बोर वॉर, उसके बाद कुछ एंग्लो बोर वार, मतलब एक बहुत फेमस एंग्लो बोर वार है, अगर आप सर्च करो गूगल पे आपको मिल जाएगा। मैं बता या नहीं रहा हूँ, आप जाके जरूर सर्च करिए, इसलिए बता रहा हूँ, जरूर जाके सर्च करिए कि ये एंग्लो बोर वार क्या था। वो जब हुआ, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और ये कब हुआ था? जब नेल्सन मंडेला पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले ये हो गया था। The white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. मतलब अपने ही जमीन पर वो जब ये युद्ध हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जो सफ़ेद यानी जो गोरे चमड़े के जो लोग थे जो साउथ अफ्रीका में रहते थे, उन्होंने पैच अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने अपने डिफरेंसेस को अलग कर लिया, मतलब एक तरीके से अलग हो गए। वो अलग सोचने लगे, काले लोग अलग सोचने लगे, खासकर गोरे लोग। इरेक्टेड अ सिस्टम, उन्होंने एक नया सिस्टम, एक नया प्रथा बोल सकते हैं चालू कर दी, खड़ा कर दिया, ये बोल सकते हैं एक दीवार खड़ी कर दी, ऑफ रेसिकल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल। एक रेसिकल, एक जाति कह सकते हो, या रंग भेदी डोमिनेशन मतलब होता है किसी पर अपना अधिकार दिखाने लगे, दबाव बनाने लगे, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, काले लोगों पर उन्होंने अपना ये अधिकार दिखाने लगे, ऑफ देयर ओन लैंड, उनके ही ज़मीन के, मतलब उनके ही देश के काले लोगों पर अपना ज़्यादा अधिकार दिखाने लगे, या बोल सकते हो अपना ज़्यादा अधिपत्य दिखाने लगे, यानी कि एक तरीके से गुलामी करवाने लगे काले लोगों को। ये जब एंग्लो बोर वार ख़त्म हुआ उसके बाद, और ये नेल्सन मंडेला के पैदा होने से पहले की बात है। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज इन द वर्ल्ड हैज़ एवर सोन। और जो उन्होंने, मतलब वो जो गोरे लोग थे जो काले लोग पर फिर दबाव बनाने लगे, उन्होंने एक ऐसा हार्शेस्ट मतलब सबसे खतरनाक, सबसे नुकसान देने वाला, सबसे हार्शेस्ट और सबसे मोस्ट इनह्यूमन मतलब होता है जो मानवीय ना, बोलते हैं ना यार इसको मत मारो, ये मानवीय नहीं है, यानी ये ठीक नहीं है, ये मानवता के लिए ठीक नहीं है। तो सबसे हार्शेस्ट, सबसे बुरा, सबसे अमानवीय
समाज उन्होंने बनाया जो उस संसार ने कभी देखा हो। मतलब सबसे बुरा सोसाइटी बना दिया, सबसे बुरा समाज बना दिया उस पूरे विश्व के लिए कि भाई देखो सबसे बुरा जो समाज है वो साउथ अफ्रीका के लोग हैं, जहाँ पर गोरे काले पर क्या करते हैं, जुल्म उठाते हैं, दबाव या बोल सकते हैं उन पर हुकूमत करते हैं। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब जब ये 20th सेंचुरी का लास्ट डेकेड चल रहा है, यानी कि 1990 से लेकर 2000 की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आखिरी है ना, आखिरी 10 साल है, तो ये बात हो रही है कि इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी माई ओन 8 डेकेड हैज़ एज अ मैन। ठीक है, और मेरा खुद का, राष्ट्रपति जी कह रहे मेरा खुद का 8 डेकेड यानी 80 साल जो मेरा खुद का बीता हुआ है। एक तो वो सेंचुरी का आखिरी 10 साल था और मेरा खुद का वो 8वां 10 साल था। दैट सिस्टम had been not unmindful of overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedom of all people regardless of color and their skin। इसका मतलब क्या है, लिखा है दैट सिस्टम कि वह जो सिस्टम था, यानी वो जो पूरी जो परंपरा थी, ठीक है, had been not unmindful of overturned forever and replaced, और ये जो मतलब ये जो पूरा ढांचा बना, पूरा ये जो बना वो फॉरएवर हमेशा के लिए वो एक ऐसा ढांचा बन गया, एंड रिप्लेस्ड बाय, और उसको फिर रिप्लेस किया गया वन दैट रिकॉग्नाइज, ऐसे ढांचे के साथ इसको रिप्लेस मतलब किया गया जो रिकॉग्नाइज कर सके, जान सके द राइट्स एंड द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, जो सभी समाज के सभी लोगों का जो कह सकते हैं जो फ्रीडम है उसको वो जान सके, रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर ऑफ स्किन। ठीक है, यानी कि कुल मिला जुला के एक ऐसी प्रथा चालू की गई एंग्लो वार के बाद, जो अब जाकर मतलब 20वीं सदी के आखिरी 10 साल में जाकर इसको ओवरटर्न किया जा रहा है, इसको बदला जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है उसके द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा या किसी के द्वारा जो रिकॉग्नाइज करता है, जो पहचानता है राइट्स को, अधिकार को, स्वतंत्रता को सभी के लिए, यानी कि सिर्फ एक लोग के लिए या एक समुदाय के लिए, सभी के लिए जो जानता हो, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, ये सोचे बिना कि उनका कलर क्या है, वो सबको अधिकार देगा, सबको एक स्वतंत्रता देगा। ऐसी प्रथा अब ओवरटर्न कर रही है, कब? लगभग 80-90 साल बाद। 1910 के आसपास ऐसी प्रथा आई अफ्रीका में, और ये उस समाज की सबसे बुरी परंपरा थी, सबसे अमानवीय परंपरा थी पूरे विश्व में। उस समाज पे जो हुआ, अफ्रीका के लोगों पर हुआ, और अब जाके 2000 ईस्वी के आसपास, यानी 1990 से लेकर 2000 के बीच में की बात हो रही है। राष्ट्रपति कह रहे हैं कि आखिरी 10 साल में अब जाकर ये बदल रहा है। अब ये जो ओवरटर्न हो रहा है, मतलब ये जो बदला जा रहा है, अब ये हमेशा रहेगा और रिप्लेस किया जाएगा उन लोगों के द्वारा जो जानते हैं कि भाई सबका राइट, सबका फ्रीडम होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रंग के हों। मतलब समझ में आ गया? मैं बार बार 2-3 बार क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये लॉजिकल है, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। ये कहानी कोई नहीं है। यहाँ जो लेखक हैं अर्थात जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी बात कह रहे हैं, तो इसको मुझे समझाना पड़ रहा है। ये कोई कहानी नहीं है कि सीधा चलते जाओ। ठीक, लिखा है हमारे 2 राष्ट्रीय गीतों का गायन द्वारा यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था, और श्वेत लोगों का स्वप्न जो नकोसी सिकेलेली अफ्रीका, और काले लोगों का जो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गीत गा रहे थे। डाई स्ट्रीम, यद्यपि उस दिन दोनों में से कोई दल राष्ट्रीय गान की सही लय नहीं जानता था, जिससे वो दोनों नफरत करते थे, लेकिन वे शीघ्र ही इससे सब शब्दों को दिल में याद कर लेंगे। मतलब जो 2 अलग गीत होते थे, वो दोनों लोग अपने अलग अलग गीत गा रहे थे उस वक्त। उस समय जो नया राष्ट्रीय गीत था उसको कोई जानता नहीं था, इसलिए कोई गा नहीं रहा था। लेकिन राष्ट्रपति को ऐसा लगता है उस दौरान कि बाद में ये लोग सीख जाएंगे और बाद में ये राष्ट्रीय गीत जो नया बना है वो गाएंगे। उद्घाटन वाले दिन मैं इतिहास की भावना से ओतप्रोत था। 20वीं सदी के प्रथम में भयंकर एंग्लो बोर वॉर के
बाद मेरे स्वयं के जन्म के पहले दक्षिण अफ्रीकी के श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने भेदभाव खत्म कर दिए थे। अपने स्वयं के देश के काली चमड़े वाले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर दिया। मतलब भेदभाव खत्म। एक भेदभाव होता है भाई चलो इसके साथ नहीं रहेंगे, उसके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ तो एक तरीके से विरुद्ध, उनके खिलाफ वो हो गए कि भाई काले लोगों के खिलाफ ही होना है। और खासकर उनके जातीय मतलब उनके कलर को लेकर खिलाफ हो के भाई नहीं, इनको दबा के रखना है। ठीक है, ऐसा भावना उस समय हो गया। उस ढांचे ने जो उन्होंने खड़ा किया वो संसार के सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाज का आधार बन गया। उस दौरान सबसे खराब जो जगह माना जाता था उस समय वो अफ्रीका ही माना जाता था काले लोगों के लिए। अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में और एक आदमी के रूप में मेरे लिए ये 8वें दशक का वह ढांचा हमेशा के लिए बदल गया। जो अभी मैं समझा रहा था ऊपर वही है, और इसका स्थान एक ऐसे ढांचे ने ले लिया है जो सभी लोगों को बिना उसकी चमड़ी के रंग के भेदभाव के समान रूप से अधिकार एवं स्वतंत्रता को पहचानता है। यानी कुल मिला जुला के एक नया ढांचा खड़ा हुआ है जो सभी को समान अधिकार देता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of many people whose suffering and courage can never be counted or repaid। मतलब ये जो दिन था, जो ये दिन आया, वो अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, मतलब जिसको आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे त्याग जो हजारों लोगों ने किया उसका ये परिणाम था। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे देश के हजारों लोगों, लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ, वैसे ही अफ्रीका के हजारों लोगों के सेक्रीफाइस, जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते, उनके सेक्रीफाइस के द्वारा ही ये देश उस समय आज़ाद हुआ। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड एंड रिपेड। जिनके सफरिंग, जिसके दुख को, जिनके साहस को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते, कभी भी रिपेड यानी कभी भी उसको चुकता नहीं कर सकते। क्या आप भगत सिंह के बलिदान को चुकता कर सकते हो? क्या आप गांधी जी के बलिदान को चुकता कर सकते हो? क्या आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बलिदान को चुका सकते हो? नहीं चुका सकते हो। वैसे अफ्रीका के जो नेता थे या जो लोग थे, उनको आप, उनके तकलीफ़ को, उनके साहस को आप काउंट नहीं कर सकते और ना ही चुका सकते हो, ऐसा राष्ट्रपति जी कह रहे हैं। आई फेल्ट दैट डे, मुझे ऐसा महसूस हुआ, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा मुझे कई दिन लगता था, मतलब मुझे उस दिन जैसा लग रहा था वैसा मुझे और भी कई दिन लगता था। क्या लगता था वो आगे लिखा है, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोइड हु हैड गॉन बिफोर मी। ठीक है, वो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं जो हूँ मैं सम हूँ, मतलब मैं जितने ध्यान सुनिएगा, जितने भी पेट्रोइड यानी जितने भी देशभक्त जो अब मर गए हैं, जो अब नहीं है, हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले चले गए हैं, अर्थात जो मर गए हैं उनका मैं सम हूँ, यानी उनका मैं जोड़ हूँ। यानी जितने लोग मरे हैं जिन्होंने देशभक्त थे, उनका जोड़ मैं हूँ। यानी जोड़ मतलब कहने मतलब है उनका सम, सबको मिलाकर मैं हूँ, मैं बना हूँ। ठीक है, अर्थात जितने सेक्रीफाइस उन्होंने किए हैं उसके बाद मैं आया हूँ, ये कहने का मतलब ये है। वो एक तरीके से सम्मान दे रहे हैं अपने सभी उन देशवासियों को जो मर गए हैं और जो देशभक्त थे। आगे लिखा है, द लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विथ मी। वो जो बहुत ही पवित्र लाइन थी स्वतंत्रता सेनानियों की, वो अब ख़त्म हो गई है। अब मुझसे, क्योंकि राष्ट्रपति पहला व्यक्ति होता है देश का, अब मुझसे एक नई लाइन शुरू हो रही है, ऐसा राष्ट्रपति कह रहे हैं। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। आई वॉज पेन्ड मतलब मुझे तकलीफ़ है कि मैं उन्हें थैंक नहीं कर सकता हूँ। किसे? हमारे पूर्वजों को, या बोल सकते हो हमारे ऐसे देशवासियों को, देशभक्तों को जो अब चले गए हैं। तो राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मुझे दुख है कि मैं ऐसे देशवासियों को थैंक नहीं कर पा रहा हूँ, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और कि वो नहीं देख पा सके व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, कि उनके सेक्रीफाइसेस ने, उनके त्याग ने क्या बनाया है, क्या बोया है, कह सकते हो। ठीक है, जैसे भगत सिंह नहीं देख पाए कि जो उन्होंने क्रांति लाई वो कितना बड़ा रूप लिया। ठीक है, या कह सकते हो
नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं देख पाए कि जो उन्होंने क्रांति लाई उसका परिणाम क्या हुआ है, क्योंकि वो मर गए, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। वैसे ही यहाँ पर राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भाई वो अपने सेक्रीफाइस जो उन्होंने किया था उससे जो एक नई पीढ़ी पैदा हुई है, जो नया फल पैदा हुआ या जो भी एक नया ऊर्जा पैदा हुआ कह सकते हो, वो नहीं देख पाए। ठीक है, उसका मुझे दुख है और मैं उन्हें थैंक यू नहीं कह पाया, मुझे इसका दुख है, राष्ट्रपति जी कह रहे हैं लास्ट के लाइन में। अब हम चलते हैं लास्ट पैराग्राफ। मैं इसका हिंदी नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। आप चाहो तो इसका हिंदी पढ़ सकते हो, आपके पास बुक होगा तो, नहीं है तो आप स्क्रीन से ही पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं हिंदी नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। क्या लिखा है? द पॉलिसी ऑफ एपेथाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। इसका मतलब क्या है? एपेथाइड मतलब होता है रंग भेद। तो जो रंग भेद लोगों ने पैदा किया था उसने क्या किया है, एक वॉन्ड यानी एक जख्म दे दिया है। डीप मतलब गहरा, लास्टिंग मतलब लंबा चलने वाला। तो ये जो रंग भेद था, ये जो पॉलिसी थी, ये जो तरीका था रंग भेद करने का, ये जो तरीका था, ये इसने हमारे देश को, हमारे लोगों को एक बहुत ही बड़ा चोट दे दिया है जो गहरा था और काफ़ी लंबा था, अर्थात लंबे समय तक चलने वाला चोट उन्होंने दिया। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हमें काफ़ी साल या कई साल हमें बिताने पड़ेंगे, इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। मतलब अगर जनरेशन की बात ना करें तो कम से कम हमें सालों तो लग ही जाएंगे। मतलब जनरेशन मतलब होता है कम से कम 20 साल, एक जनरेशन मतलब होता है लगभग 20 साल। तो हमें 20 साल तो नहीं, मतलब 20-25 साल तो नहीं, लेकिन हमें कई साल तो लग जाएंगे उस घाव को दूर करने में, जो घाव उन्होंने हमें दिया है। यानी अर्थात जो मन में, लोगों के मन में भेदभाव पैदा कर दिया है, वो भेदभाव दूर करने में हमें टाइम लगेगा। ठीक है, फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, वो जो बहुत ही प्रोफाउंड यानी बहुत बुरा, जो गहरा जो जख्म दिया था, उसको भरने में, रिकवर होने में कुछ समय लगे, कुछ साल लगेंगे। कुछ जनरेशन नहीं तो कम से कम एटलीस्ट कुछ साल तो लगेंगे ही। देखो पीढ़ी, देखो ध्यान दो, एक नई पीढ़ी जो होती है वो 20-25 साल में एक नई पीढ़ी आ जाती है। तो कई पीढ़ियाँ तो नहीं, कम से कम कई साल तो लगेंगे ही, ऐसा राष्ट्रपति कह रहे हैं कि वो जो घाव को भरने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन नहीं बोला मैंने, ऑपरेशन बोला, ध्यान दीजिएगा। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड अफेक्ट, दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर। तो हम बस मैं समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, वो जो दबाव बनाया गया, वो जो लोगों पर दबाव बनाया गया, और ब्रुटैलिटी और जो निर्दयता, ब्रुटैलिटी मतलब होता है निर्दयता, जो निर्दयता दिखाई गई, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, और जो उन्होंने जितने भी प्रभाव किए, मतलब कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि जो लोगों पर उन्होंने अत्याचार किए, जो कठोरता की, उसका प्रभाव ये पड़ा कि उससे एक नई पीढ़ी पैदा हुई। उसमें से नाम था द ओलिवर टैम्बस एक थे, द वॉल्टर स्यूसियस दूसरे थे, द चीफ लुथलिस तीसरे, यूसुफ यादूस, फिर ब्रैम फिचेस, द रॉबर्ट सोबिक्यूस ऑफ आवर टाइम। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या है कि ये सभी वो जो राष्ट्रपति हैं अपने महान जितने भी स्वतंत्रता से सेनानी थे उनका नाम बोल रहे हैं कि भाई इससे ये लोग पैदा हुए। यानी कि जो अंग्रेज़ों ने या जो गोरों ने जो हम पे दबाव किया, काले लोगों पर जो अत्याचार किया, उससे एक नई जनरेशन पैदा हुई इन लोगों की, जो जिनका मैंने नाम लिया है। हो सकता है किसी का नाम मैंने गलत बोल दिया हो, लेकिन इन सभी लोगों का जन्म हुआ। जैसे कि अगर मान लो अंग्रेज़ दबाव नहीं बनाते, अंग्रेज़ यहाँ नहीं आते, अत्याचार नहीं करते, क्या हमें भगत सिंह मिलते? क्या हमें नेहरू जी मिलते? क्या हमें सुभाष चंद्र बोस मिलते? है ना? क्या हमें और कई लोग मिलते? अगर मान लो कि मुग़ल हम पे राज नहीं करते, क्या हम पे छत्रपति शिवाजी मिलते? नहीं मिलते। ठीक वैसे यहाँ पर ये है कि ये जो दबाव बनाया गया है, जो हम पे दबाव बनाया गया, जो अत्याचार किया गया, इससे कई महान हस्तियाँ क्या हुई, प्रोड्यूस हुई, पैदा हुई कह सकते हो। यहाँ स्टार लगा है, स्टार मतलब आगे जाके आपको इसका फ़ोटो मिलेगा इन सभी लोगों का।
मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, इन सभी लोग इनके अंदर एक क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण साहस था, इन लोगों के पास असाधारण साहस था। मैन यहाँ प्लूरल के रूप में यूज़ किया गया है। विजडम एंड जेनोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, उनके जैसा और कोई पैदा नहीं होगा, उनके जैसा बुद्धिमान, उनके जैसा साहसी और उनके जैसा जेनोसिटी रखने वाला यानी सज्जनता रखने वाला और कोई पैदा नहीं होगा। कुल मिला के ये कह रहे हैं जो राष्ट्रपति जी हैं नेल्सन मंडेला कि भाई जो अत्याचार हम पे किया गया उससे कई महान हस्तियां पैदा हुई जो जिनके अंदर असाधारण साहस था, बुद्धिमत्ता थी और सज्जनता थी, मतलब सज्जन थे वो लोग, और ऐसे लोग अब दोबारा पैदा नहीं होंगे। या मतलब ये मतलब यही है। परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ऐसे व्यक्तित्व को पैदा करने के लिए शायद वैसा दबाव भी बनना चाहिए, अर्थात वैसा अत्याचार भी होगा तब जाके वैसे महान व्यक्तित्व पैदा होंगे। मतलब अगर दोबारा कभी ऐसा हुआ तब जाके ऐसे महान लोग पैदा होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स, मेरा जो देश है वो खनिजों से रिच है यानी खनिजों से भरा हुआ है। एंड जेम्स, और जेम्स मतलब यहाँ मतलब हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो अपने सॉइल में यानी जो खुद के सॉइल में दबा हुआ है, ठीक है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, पर मैं जाना जाऊँगा, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल, पर मैं ये जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि इस धरती का यानी साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा धन क्या है, वो लोग हैं। मिनरल और जेम्स यानी हीरे जवाहरात ये तो हमारे देश के ज़मीन के नीचे हैं ही, लेकिन राष्ट्रपति जी कह रहे हैं हमारा जो सबसे बड़ा धन है वो क्या है, लोग हैं, यहाँ के लोग। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि फाइनर जो और बेहतर हैं, जो कि और सच्चे हैं, एक प्योरेस्ट डायमंड से। यह तुलना किया जा रहा है कि सबसे प्योर डायमंड से भी ज़्यादा अच्छे और सच्चे जो लोग हैं वही इस देश के असली क्या हैं, संपत्ति हैं या असली धन हैं। कुल मिला के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं, फिर से मैं लास्ट में बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो यहाँ के लोग हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही देश के क्या हैं, धन हैं, प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। हमारे यहाँ खनिज तो हैं, हमारे यहाँ हीरे जवाहरात भी हैं ज़मीन के अंदर, लेकिन जो मेन चीज़ है वो क्या है, यहाँ के लोग, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये राष्ट्रपति जी कहना चाह रहे हैं। समझ में आ गया है। और तुलना क्या है कि सबसे प्योर डायमंड से भी ये ज़्यादा अच्छे और सच्चे हैं। क्लियर हो गया। अब मैं इसका हिंदी नहीं पढ़ रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप ज़रूर देखिएगा। इनका मैं फ़ोटो दे रहा हूँ, जितने ये 4-5 लोग का नाम हमने पढ़ा था उनका फ़ोटो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वही 5-6 लोग हैं जिनका बात कर रहे थे अभी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला अपने इस चैप्टर में, ठीक है ना। होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 8 से, ठीक। थोड़ा वीडियो लंबा इसलिए जा रहा है क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है और इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा चल रहा है। अगर मैं सिर्फ वर्ड टू वर्ड जाता तो वीडियो बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती थी। चलिए, आशा करता हूँ जल्दी आपको नई वीडियो मिले। थोड़ी परेशानी चल रही है, थोड़ा मैं बिज़ी भी हूँ, और थोड़ी जब मैं थोड़ा खाली हो रहा हूँ तो तबीयत ख़राब हो जा रही है, फिर बिज़ी हो जा रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो जल्दी नहीं आ पा रही है। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको मिल जाए। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।